Hello students, welcome to my channel Biogene again, and we are continuing the lecture of the enzymes. So here we are going to talk about the classification and the nomenclature of the enzyme. In my earlier lectures I have talked about the what is inhibition and what are the various factors affecting enzyme action. So here in detail I'll discuss about the classification and nomenclature. So thousands of the enzymes have been already discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the types of reaction they catalyze. And enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses and named accordingly by 4-digit number. So now I'll explain this. First of all, when we name an enzyme, नेमिंग करने के लिए जो जर्नल रूल है, नेमिंग जो है आपकी वो 3 स्टेप्स में हो रही है. जो पहला है वो है आपका सबस्ट्रेट आपने जो यूज किया है, यानी सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन. हम किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं. सेकेंड इज रिएक्शन कैटलाइज्ड. एंड थर्ड इज एंडिंग सफिक्स एस. ये फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे मैं ले रही हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल लेती हूं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस. अब ऐसे नाम क्या बता रहा है आपको इसका कि सबस्ट्रेट इज लैक्टिक एसिड और लैक्टेट. रिएक्शन क्या हो रही है, डिहाइड्रोजनेस, यानी कि रिएक्शन इज, ये रिएक्शन हो गया, ये उसका सबस्ट्रेट हो गया और ये पीछे हमने इस लगा दिया. सो रिएक्शन क्या हो रही है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो ऐसा एंजाइम ये क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. सो दैट इज, इस तरह से वी डू द नेमिंग ऑफ एन एंजाइम. नाउ जो इंटरनेशनल जो है, दिस इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्स, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्स. इन्होंने आपका 4-digit एंजाइम क्लासिफिकेशन और एंजाइम कोड जो है वो बताया है. सो व्हाट इज दैट एंजाइम कोड और एंजाइम क्लासिफिकेशन की बात जो करें, एंजाइम कोड, एंजाइम एड्रेस, इसमें आपके 4 डिजिट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैंने लिया 3, 4, 2, 1. तो जो पहला डिजिट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है क्लास. ये जो कोड है वो किसका है, वो आपका 3rd क्लास एंजाइम का है. जो सेकेंड डिजिट है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी सब क्लास. थर्ड, और एक क्लास में कितनी सब क्लासेस हो सकती हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम 4 to 13. और थर्ड डिजिट आपकी जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है सब क्लास. और आई कैन से फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सब डिविजन. एंड दिस 4th digit is fixed for particular enzyme, यानी particular serial of enzyme, particular enzyme. सपोज करें कि आपके पास ये जो 3rd क्लास है इसमें आपके पास मान लो 4 क्लासेस हैं, 4 से 13 हो सकती हैं, तो 4 क्लासेस हैं. 4 क्लासेस के अंदर नंबर 1 क्लास, नंबर 2 क्लास, नंबर 3 क्लास, नंबर 4 क्लास. अब इस 4 क्लासेस के अंदर
सपोज करो इस क्लास के अंदर 2 हैं, इस क्लास के अंदर 3 है, इस क्लास के अंदर 1 है, इस क्लास के अंदर फिर 2 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो ये मेरी सब क्लास हो गई आपकी ईपी। ये जो आपके पास सब क्लास है, सब क्लास सेकंड के आगे फर्दर कितनी डिविजन्स हो गई। अब इस डिवीजन में मान लो आपके पास लेट्स से इस सेकंड आपकी है, इसमें आपके पास 3 एंजाइम्स हैं। तो हमने एग्जाम्पल ली कि जो भी आपका ये नंबर है, जैसे इसमें सपोज करो नंबर 1 है, तो मीन्स ये इस सब क्लास का सब क्लास का फर्स्ट नंबर का एंजाइम है या थर्ड नंबर का एंजाइम है, व्हाटसोएवर इट इज। बट हमने इतनी डिटेल में जाना नहीं है। हमने क्या करना है, आर मोटो इज ओनली टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू दिस नंबर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास पार्ट। सो अगर मैं देखूं तो 4 डिजिट्स हैं। अभी इसको मैं फिर वापस एक्सप्लेन करती हूँ। अब उस हिसाब से जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन है, एंजाइम्स have been divided into 6 classes। और उस क्लास का कोड आपने कैसे याद करना है, OTHLIL। पहली क्लास OTHLIL, पहला O फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, ये पहली क्लास है। सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेसेस, थर्ड क्लास इज हाइड्रोलिसिस, फोर्थ क्लास इज लाइसिस, फिफ्थ क्लास इज आइसोमरेसिस, सिक्स क्लास इज लाइगेसिस। अब यहीं से छोटा सा शॉर्टकट देखिए, OTHLIL ये क्लास नंबर फिक्स है। तो थर्ड क्लास हमारी हाइड्रोलिस है। अगर मैं यहाँ आती हूँ 3 4 2 1, बताइए किसका कोड है, तो पहली क्लास इज थर्ड, यानी ये कोड हाइड्रोलिसिस का है। अगर यहाँ पे मान लो 2 1 2 4 कुछ ऐसा होता तो मैं कहती ये ट्रांसफरेसिस का कोड है। सो इन दिस वे वी हैड द क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो पहला हमारे पास है ऑक्सीडोरिडक्टेस। तो ये क्या कैरी आउट कर रहे हैं, ये देखिए, enzyme oxidorreductases or dehydrogenases, enzymes which catalyze oxidation reduction reaction between two substrate, let's say S और S। मतलब इन्होंने क्या करना है, they carry oxidation and reduction। मान लो ये आपका एक सबस्ट्रेट है S, दूसरा आपका S डैश है, ये S आपका इस टाइम पे रिड्यूस्ड है, ये S आपका ऑक्सीडाइज्ड है। अब क्या हुआ, जब ये एंजाइम काम करेंगे, इसने S को तो कर दिया ऑक्सीडाइज और S डैश को कर दिया रिड्यूस। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन कि वो क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं। सेकंड आपके पास आ गया ट्रांसफरेसिस। सो ट्रांसफरेसिस में दैट इज enzyme catalyze transfer of group G other than hydrogen between the pair of substrate and, जैसे substrate आपके पास है S और S डैश। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, they transfer the group from one reactant or one substrate to other except hydrogen। Now why hydrogen? आप देखिए हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर है वो इसका फोटे है, इनका नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल होगी, मान लो ये एस जी है, इसके साथ हमने एस डैश कंबाइन किया। अब रिएक्शन हुई, ट्रांसफरेसिस ने काम किया, उसने इसको क्या कर दिया, एस को तो अलग कर दिया और एस डैश के साथ जी को दे दिया, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीडोरेडक्टेसेस की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, यानी ये पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। सो यहाँ पे अब जैसे एग्जांपल है आपकी ट्रांसफरेस की, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट ट्रांसएमिनेस, इस तरह की एग्जांपल दे सकते हो। ट्रांसएमिनेस मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है ग्रुप को, जो
एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। थर्ड, हाइड्रोलिस। ये क्या काम कर रहे हैं? एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सीसी, हैलाइड, पीएन बॉन्ड्स। मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये पानी डाल के तोड़ रहे हैं, मीन्स दे ऐड वाटर एंड ब्रेक द बॉन्ड्स। तो इन्होंने क्या करना है? दे basically what they are doing, they are hydrolyzing, they cause hydrolysis। किसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये है, इसने इसको S प्लस S डैश में तोड़ दिया। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे पेप्सिन की। अब पेप्सिन क्या काम कर रहा है? दीज आर द अमाइनो एसिड्स, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। इसने क्या किया? यहाँ पे वाटर डाला और आपके पास इस तरह से इनको तोड़ के रख दिया। तो यानी कि आप ये देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ यहाँ पे, जैसे आप मान लीजिए माल्टोस है, माल्टोस के ऊपर काम किया माल्टेस ने, उसने तोड़ दिया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और अगर हम देखें तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों जुड़ते हैं तो वाटर निकलता है और माल्टोस बन जाती है। तो हमने वाटर ऐड किया और उसको उसकी सब यूनिट्स में तोड़ दिया। द नेक्स्ट कैटेगरी इज लाइएजेस, दे ऑल्सो कॉज ब्रेकडाउन। ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं। दे कॉज ब्रेकडाउन और लाइसिस विदाउट यूज ऑफ वाटर। या तो ये या ये क्या कर सकते हैं? दे कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप। ये इन्होंने ग्रुप को ही रिमूव कर दिया फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, लीविंग डबल बॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया? डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली C और C, X और Y। एक्चुअली मैं ये जो एग्जांपल्स आपको कोट कर रही हूँ ये सारी एज इट इज NCERT से कोट हो रही हैं, सो दैट यू कैन हैव वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द NCERT। तो अब हमने क्या किया? इन्होंने इसको तोड़ा। किस तरह से तोड़ा? C और C में तो हो गया डबल बॉन्ड, और आपका X और Y ये अलग हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, बड़ी फेमस एग्जांपल है एल्डोलिसिस की। अब एल्डोलिसिस आपको याद होगा, ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में। मतलब इसने तोड़ा और उसको बिना पानी के तोड़ा और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये बन गया। सो इस तरह से ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये एल्डोलेस की है। देन वी हैव आइसोमरेसिस। सो बेसिकली दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। सो ये क्या काम कर रहे हैं? अगर हम यहां देखें तो आइसोमरेज दे इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्शन। तो मतलब ये क्या काम कर रहे हैं आपके लिए? सो दे कैटलाइज इंटरकन्वर्शन। किसकी इंटरकन्वर्शन करनी है? अब जो एग्जांपल है, सपोज करो ग्लूकोज, ये 6 कार्बन शुगर है, इसको चेंज कर दिया फ्रक्टोज में, ये भी 6 कार्बन शुगर हो गया। अब आपका राइबोज है, इसको चेंज कर दिया रिबुलोस में, अब ये आपकी एल्डो शुगर है और ये आपकी कीटो शुगर है। ऐसे ही राइबोस को आप जाइलॉस में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों अलग अलग शुगर्स होगी। तो ये जो कन्वर्शन है ये बेसिकली कन्वर्शन आपकी आइसोमर्स कर रहे हैं। अब ये आइसोमर्स आपके ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक भी हो सकते हैं, जैसे एल फॉर्म को आपने डी में चेंज कर दिया और वाइस वर्सा,
और पोजिशनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसको हमने चेंज कर दिया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, यानी फॉस्फोरस का पोजीशन 6 से उठाकर हमने 1 कर दिया। देन वी हैव लाइगेजेस। नाउ व्हाट आर द लाइगेजेस? दे लाइगेट, जोड़ रहे हैं। सो एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, एंड फॉर एग्जांपल ये ज्वाइन कर रहे हैं, CO बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन एंड सल्फाइड के बीच में, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, और PO बॉन्ड आई मीन फॉस्फेट एंड ऑक्सीजन के बीच में। सो लाइगेज क्या कर रहे हैं? दे बेसिकली कॉज लाइगेशन, ligation और जॉइनिंग। मैं यहाँ पे क्लासिकल एग्जांपल दे देती हूँ आपको, DNA ligase। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNA ligase? वो क्या कर रहा है? डिफरेंट कंपोनेंट्स को DNA के जोड़ रहा है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइगेसेस। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आप अगर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को भी जोड़ रहे हो और उसमें से पानी निकल रहा है, सो ये रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, बट ये जुड़ गया ना आपस में। तो ये जो जोड़ने का काम है वो तो कर दिया लाइगेज ने, और तोड़ने का काम इसको किसने कर दिया? हाइड्रोलेस ने। अगर मैं तोड़ रही हूँ पानी डाल के, लेट्स से वाटर निकल रहा है, तो ये काम तो आपका कौन कर गया? लाइगेज। और अगर ये वापस करना है तो आपने वाटर ऐड कर दिया, और ये काम आपका कौन कर गया? हाइड्रोलेस। पर सपोज अगर वाटर के बिना ऐड किए कर रहे हो तो वो काम आपका कौन कर गया? लाइज। तो नटशेल में OTH, ऑक्सीडोरेक्टेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेजेस। अब ऐसे याद कर सकते हैं, एक पानी डाल के तोड़ रहा है, उसके अगला बिना पानी के तोड़ रहा है, लाइजेस, आइसोमरेसिस और लाइकेसिस। So this is all about the classification. Then one more classification we generally follow, that is the, हम अगर बात करें तो हॉलो एंजाइम्स, यानी सिंपल एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जिसको ये कोफैक्टर की बातें कर रहे हैं। तो बिफोर आई कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ कोफैक्टर, लेट मी टेल यू, एंजाइम्स को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंपल एंजाइम्स एंड conjugated enzymes. Conjugated enzymes, or we call them as hollow enzymes और holozyme, और ये है हमारे पास ये सिंपल एंजाइम्स। अब जो आपके पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, सिंपल एंजाइम तो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड ओनली, अमाइनो एसिड्स ओनली, यानी कि सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसके पास। अब यहां पे क्या है? इट हैज वन प्रोटीन पार्ट, दैट प्रोटीन पार्ट इज दिस पार्ट, यानी दिस इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम, and second is the non-protein part, and this non-protein part is called as your cofactor. हम इसको क्या बोल रहे हैं? We are calling it as cofactor. तो जैसे कि एपोएंजाइम है, अब वो नेचुरली एंजाइम पार्ट जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसके चांसेस हैं कि हाई टेम्परेचर और pH से डीनेचर कर जाएगा, ये ज़्यादा टॉलरेबल है। अब कोफैक्टर को हम फर्दर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, या 3 तरह का हो सकता है। अब वो क्या है? इट कुड बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप, it could be the coenzyme or metal ion. सबसे पहले ये समझिए, कोफैक्टर इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हॉलो एंजाइम, यानी ये जो कोफैक्टर है, अगर वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है तो इसके बगैर काम नहीं होगा, तो ये नेसेसरी है काम करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अदरवाइज देखा जाए, अगर मैं एंजाइम्स की बात नहीं कर रही, मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप सिंपल बोलती हूँ कि क्या होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है और आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब एनसीईआरटी जो बात कर रही है वो कहता है enzymes are composed of one or several polypeptide chain. However, in number of cases in which non-protein constituents called called cofactors
आर ऑल्सो बाउंड टू एंजाइम मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। तो ये हो गया जी आपका कौन सा एंजाइम, दिस इज योर गोइंग टू बी, किस एंजाइम की बात हो रही है, यहाँ बात कर रहे हैं हॉलो एंजाइम की। तो ये आपका जो हो गया दिस इज गोइंग टू बी योर हॉलो एंजाइम्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हियर हॉलो एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात हो रही है। अब कहते हैं 3 kinds of cofactors, prosthetic group, coenzyme, metalline. Prosthetic group are organic compounds and they are distinguished from cofactors, other cofactors, in that they are tightly bound to apoenzyme. तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की बात करता है, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम इधर बात करें, ये टाइटली बाउंड है, मेन कॉन्सेप्ट इज दिस, टाइटली बाउंड विथ एपोएंजाइम। रिमूवल अगर कर दिया जाए, रिमूवल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज कर जाएगा। और अगर हम यहां करें बात coenzymes, so they are generally organic compounds and they are loosely bound with apoenzyme. They can work, basically ये can work with many apoenzyme, but एक टाइम में एक के साथ। और ये जो एपोएंजाइम के साथ इसकी बॉन्डेज है, ये बॉन्डेज इसकी ऑफ कोर्स ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट का क्या मतलब हुआ, थोड़ी देर के लिए। तो एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं आपके पास, वी कैन हैव एग्जांपल ऑफ NAD, NADP, और इधर मैं ले सकती हूं हीम। हीम यहां देखिए, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, पेरोक्सिडेज एंड कैटलाइज, विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किसका, प्रोस्थेटिक ग्रुप है ऑफ कैटालेज एंड पेरोक्सिडेज। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एंजाइम जो कि पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करते हैं, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है। अब नेचुरली आपको पता लग गया कि भी वो कैटालेज और पेरोक्सिडेज है, उसने एंजाइम्स का नाम नहीं दिया, उसने रिएक्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये देखिए NAD, NADP, ये दोनों जो हैं ये आपके कोएंजाइम की एग्जांपल है, और दे कंटेन विटामिन B3 दैट इज नियासिन। तो ये आपके पास कोएंजाइम हो गया। अब जो मेटल आयन है, मेटल आयन इज ऑल्सो नेसेसरी। कैसे, इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और वो भी कौन सी, वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड with side chains on active site of an enzyme as well as with substrate। तो ये क्या काम कर रहा है, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, यहाँ R ग्रुप एक्सपोज है, और ये आपका सबस्ट्रेट है। अब इसने क्या किया, ये आपके बीच में आ गया, ये आपका बीच में आ गया, और इसने क्या किया आपके साथ, इस तरह से एक और एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए। मतलब ये समझ लीजिए, ये वो जज साहब हैं जिसकी प्रेजेंस नेसेसरी है शादी कराने के लिए, तो ये वो है, इसकी प्रेजेंस के बगैर
काम नहीं हो सकता. So coming here, coenzymes are also organic compounds and इनके साथ एपोएंजाइम की एसोसिएशन ट्रांजिएंट है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस. मतलब जब वो काम करें तभी. तो ये फ्रीलांसिंग है, आज इसके साथ काम किया, इसका पार्ट बन गया, काम हो गया, ये प्रोडक्ट चेंज हो गया, ये अलग हो गया. अब ये किसी और के पास चला गया काम करने के लिए, उसका काम कर दिया इसने, उसको अलग कर दिया, फिर अलग हो गया. तो इस तरह से ये एक टाइम में एक के साथ काम करता है, लेकिन परमानेंट नहीं. जबकि जो इसकी एसोसिएशन है, इसकी एसोसिएशन परमानेंट है. सो इट फॉर्म्स योर बेसिकली परमानेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन. तो ये आपके साथ परमानेंट बना रहा है. हाँ जी. Furthermore, coenzymes serve as a cofactor in number of different enzyme catalyzed reaction. The essential chemical component of many coenzymes are vitamins. अब मैं एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे यहाँ पे दूसरी एग्जांपल मैंने आपके पास दिया, हमारे पास FAD है. अब FAD जो है इसमें फ्लेविन है, दैट इज राइबोफ्लेविन, तो वो उसका अगेन विटामिन आ गया. A number of enzymes required metal ions for their activity, which form coordination bond with side chains at active site and at the same time form one or more coordination bonds with substrate. जैसे कि इसमें I have an example कि जिंक जो है, जिंक ion zinc ion is necessary for the activity of carboxypeptidase. तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज की एक्टिविटी के लिए ये जरूरी है. तो आप ये देखिए कि मेटल आयन जो है वो अब जब एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यू रिमेंबर, ये एंजाइम पैनक्रियाटिक एंजाइम है. तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो आपके पास कोएंजाइम है, चाहे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, चाहे वो मेटल आयन है, यानी कि 3 तरह के कोफैक्टर. सो यहाँ पे मैं नटशेल में आपको कर रही हूँ. वो क्या चीज़ है, मेरा बॉक्स पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया, द कोफैक्टर is necessary for hollow enzyme activity. It is necessary for the activity of conjugated enzymes or hollow zyme or hollow enzyme. So this is our another point to be noticed. और एक चीज और यहां देखिए, every coenzyme is a cofactor but every cofactor is not a coenzyme. तो ये भी बात ख्याल रखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर है लेकिन हर कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता. सो यहाँ पे अगर हम बात करें, catalytic activity is lost when cofactors removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in the activity of enzyme. So with this I finish with the chapter. तो ये मेरे थर्ड लेक्चर के साथ चैप्टर खत्म हो गया. इस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि भी एंजाइम, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. जो सिंपल एंजाइम्स हैं वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, यानी ओनली एपो एंजाइम पार्ट. कॉन्जुगेटेड में एपो एंजाइम और कोफैक्टर पार्ट. कोफैक्टर 3 तरह का, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयन. मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, कोएंजाइम लूजली बाउंड है, मैनी एपो एंजाइम के साथ काम कर सकता है. प्रोस्थेटिक ग्रुप उसका परमानेंट साथी है, निकाल नहीं सकते. सो यहाँ पे आ जाइए क्लासिफिकेशन में. 4 डिजिट क्लासिफिकेशन बाय IUB. पहला डिजिट आपको क्लास, दूसरा सब क्लास, तीसरा सब क्लास और फोर्थ फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए. नाउ OTHLIL पहली कैटेगरी, ऑक्सीडोरेक्टेज, फर्स्ट क्लास ऑक्सीडेज इंस्ट्रक्शन. सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेज, ट्रांसफर कर रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. थर्ड इज हाइड्रोलेज. फोर्थ इज लाइसिस, यानी either they are catalyzing the removal of group or creating double bonds,
और ये लाइसिस भी करना है तो बिना पानी के करना है। आइसोमरेजेस, आइसोमर्स फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल है, चाहे वो पोजिशनल है, चाहे वो ऑप्टिकल है। एंड लास्ट, joining is by ligase. Thank you very much. Hopeful I'm able to make you understand the concept of the enzymes. So I'm open for your comments or feedback. Thank you very much. Please do like, share and subscribe. Thank you very much.